हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेपी नॉवल स्टोरी में। ऐसे ही स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। 16 वेडिंग सेरेमनी। सहस्त्रा बैग पर बैठी है। हिमांशु और दया उसके खड़े होकर देख रहे हैं। डॉक्टर जस्ट अभी सहस्त्रा को चेक करके गए हैं। हिमांशु आगे बढ़कर सहस्त्रा के गाल को छू कर बोला, तुम ठीक हो बच्चा? इस पर सहस्त्रा ने हाँ में सिर हिला दी। हिमांशु सहस्त्रा के माथे पर किस करके पीछे होकर खड़ा हुआ और दया की ओर देखकर बोला, मेकअप आर्टिस्ट आते ही होंगे, तब तक बच्चा को कुछ खिला दो। दया हाँ में सिर हिला दी। हिमांशु आगे बढ़कर कमरे से निकलने लगा। तभी दया कुछ सोचते हुए हिमांशु के पीछे चली गई। सहस्त्रा दोनों को देखने लगी। हिमांशु जा ही रहा था तभी दया ने हिमांशु का हाथ पकड़ कर लिया। दया के ऐसे हाथ पकड़ने से हिमांशु रुका और दया की ओर मुड़ गया। दया थोड़ा परेशानी में एकदम से सवाल करने लगी, हिमांशु, कहीं हम सहस्त्रा के साथ गलत तो नहीं कर रहे? दया के यूं सहस्त्रा के लिए परेशान होता देख हिमांशु ने दया के गाल पर हाथ रखकर कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम हमारी बेटी के साथ कुछ गलत करेंगे? दया फिर एक बार परेशान होकर बोली, लेकिन ये शर्तों की शादी में क्या सहस्त्रा खो शर्त पाएंगी? उसे जो हम जीवनसाथी दे रहे हैं वह उसे प्यार करेगा, उसे खुशी भरी जिंदगी दे पाएगा। ये सब बोलते हुए दया के चेहरे पर एक बेचैनी दिख रही थी। हिमांशु कुछ वक्त तो दया के आंखों में देखता रहा, फिर अचानक ही उसने दया की कमर को पकड़कर खींच लिया। दया एकदम से हिमांशु के बहुत करीब चली गई। वह खुद को छुड़ाते हुए बोली, हिमांशु तुम ये क्या? दया इससे आगे कुछ बोल पाती हिमांशु ने उसके होठों पर उंगली रख दी। दया हिमांशु के आंखों में देखने लगी। हिमांशु दया की आंखों में गहराई से देखते हुए कहा, आज भी तुम्हारे ये हिलते हुए होंठ मुझे आउट ऑफ कंट्रोल कर देते हैं। माँ न करता है इन्हें खा जाऊं। बोलते ही हिमांशु ने दया के निचले होंठ को काट लिया। दया ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी धड़कनें बहुत तेज थीं। हिमांशु दया के बंद को देखा और बारीक बारी से चूम कर बोला, बच्चा जहां भी रहेंगी हमेशा खुश रहेंगी। ज्यादा मत सोचो वरना मैं तुम्हें इतना बिजी कर दूंगा। ना तुम्हें कुछ सोचने का वक्त मिलेगा और ना ही तुम शादी अटेंड कर पाओगी। दया उसके बात का मतलब समझकर शर्मा सी गई। हिमांशु ने उसे छोड़ा और मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। दया भी अब सहस्त्रा के कमरे में चले गई। दूसरी तरफ ध्रुवंश शेरवानी पहना बेड पर बैक वॉच पहन रहा। श्रेष्ठा ध्रुवंश के सिर पर पगड़ी लगाए थोड़ी परेशान होकर बोली, अंश, लेकिन इन सब में वो लड़की फंस रही है। उससे अगर तुम्हारी शादी होगी तो क्या तुम उसे अपनी पत्नी मानोगे? उसे पत्नी होने का हक, प्यार, सम्मान, ये सारी चीजें दोगे? बोलते ही श्रेष्ठा ध्रुवंश के चेहरे को देखती है। ध्रुवंश श्रेष्ठा के माथे पर किस करके बोला, यू नो मॉम, सी इज वेरी प्रीटी एंड मैंने जो फैसला लिया है उसमें वह बहुत ज्यादा खुश रहेंगी। श्रेष्ठा ध्रुवंश के आंखों में देखकर उसे समझने की कोशिश करने लगी। ध्रुवंश खड़ा हुआ और आईने के सामने खुद को देखने लगा। श्रेष्ठा ध्रुवंश के पीठ को देखते हुए एकदम से सवाल कर गई, अंश, ध्रुव ठीक तो है ना? ध्रुवंश ये सवाल सुनकर अपने इमोशंस को संभालते हुए मुड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, मॉम, डैड दुश्मन के घर में है ना कि किसी रिश्तेदार के घर में। एंड बाय द वे मैंने नहीं देखा, बट ब्रो न कहा कि वह एक दिन गए थे तो उन्होंने डैड को सलाखों के पीछे बंद देखा। ब्रो हर चीज छुपाकर करते हैं जो मुझे तक नहीं पता होता, बाद में ही सारी चीजें पता चलती हैं। ध्रुवंश के पहले बात पर जब ध्रुव का जिक्र हुआ तो श्रेष्ठा थोड़ी उदास हो गई क्योंकि उसे ध्रुव की हालत नहीं पता थी कि वह कैसा है। और जब ध्रुवंश ने अव्यान की तारीफ करते हुए ये सब कुछ कहा तो श्रेष्ठा मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, क्योंकि अयान आदित्य पर गया है। आदित्य भी हर प्लानिंग ऐसा करता था कि किसी को पता ही नहीं चलता। ध्रुवंश ने इस पर हाँ में सिर हिलाया और झुककर श्रेष्ठा के पैरों को छू लिया। श्रेष्ठा ध्रुवंश के सिर पर हाथ रखी। ध्रुवंश खड़ा हुआ फिर श्रेष्ठा को गले लगाकर बोला, आई एम सॉरी मॉम, पर आप ये शादी नहीं देख सकती। श्रेष्ठा को इस बात पर दुख तो हुआ, लेकिन फिर भी उसने ध्रुवंश के पीठ को थपथपाकर कहा, इट्स ओके, मैं फिर से तुम्हारी शादी करवाऊंगी। ध्रुवंश मुस्कुराता हुआ श्रेष्ठा के माथे पर किस करके अलग हुआ, फिर वहां से जाने लगा। ध्रुवंश के साथ दूसरे कार में विक्रम और रोनी जा रहे थे क्योंकि किसी न किसी को तो उसका पेरेंट्स बनकर जाना था। दर्श और श्रेष्ठा तो जा नहीं सकते थे और अव्यान ध्रुवंश के साथ एक ही कार में जा रहा था। विक्रम और रोनी पहले निकल गए, उसके बाद ध्रुवंश और अव्यान भी निकल गए। उसके बाद ही बॉडीगार्ड भी उनके पीछे पीछे चले गए। अमेरिका। रुद्रांश वाइन की गिलास हाथ में लिए बैठा। वह एक सिप वाइन पीते हुए धीरे से बोला, अगर डी ही नहीं रहा तो किंग कौन बनेगा? अटैक हिम। बोलते ही रुद्रांश ब्लूटूथ निकालकर टेबल पर रख दिया। रुद्रांश एक सांस में वाइन पी
कर खत्म किया और गिलास को नीचे फेंककर सोफे पर टिककर बैठ गया। उसने धीरे से आंखें बंद की तो उसके सामने नैना का डरा हुआ चेहरा उभरने लगा। रुद्रांश नैना का चेहरा याद आते ही बोलने लगा, वो चेहरा तुम्हारा डरा हुआ याद आता और बस सताता रहता। मुझसे जो दूर तुम गई, न सोने का ढंग और न खाने का पछत। आवा मुझे है सनम, एक बार बस लौटकर तो आऊं। इतना ढूंढा तुम्हें पर पता ही नहीं तुम हो कहाँ। आदत लगवाकर अकेला तुमने मुझे यूं छोड़ दिया। सच कहूं सनम, तुम बगैर जीना मरने से भी बुरा है। पटना। अव्यान और ध्रुवंश की कार इस वक्त अपनी रफ्तार में जा रही। अव्यान अपने कान में लगे ब्लूटूथ पर दूसरी तरफ आ रही बात को सुन रहा। वह ब्लूटूथ टैप करके अपने बैग पर रखी गन को निकाल लिया। ध्रुवंश ये देखकर अव्यान से कुछ बोलने ही वाला होता है पर वह कुछ सवाल करता उनके कार पर अटैक होने लगा। ध्रुवंश ने भी तुरंत गन निकाली पर तभी उन लोगों ने गन की बुलेट उनके कार के चक्के में चला दी, जिस वजह से कार पलट गई। फायरिंग अब तक नहीं रुकी। लगातार फायरिंग की वजह से अव्यान और ध्रुवंश की कार एकदम से ब्लास्ट हो गई। वहीं इधर शादी के मंडप में हवन की आग जलाकर पंडित जी पूजा करने में लगे हुए थे। लगातार घी आग में डालने से अपनी तपन बनाती रही। विक्रम और रोनी पहुंच चुके और वह बार बार दरवाजे की तरफ देखे रहे। दोनों को बस अव्यान और ध्रुवंश का इंतजार सता रहा, पर कोई भी दोनों में से नहीं आ रहा था। रोनी का एकदम से फोन बजा, वह रिसीव करके बात करने लगा। जैसे ही उधर की खबर बताई गई वह हैरानी से बोल पड़ा, व्हाट। इधर पंडित जी मंत्र उच्चारण करते हुए बोले, वर और वधू को बुलाया जाए। उनके बोलने के कुछ वक्त बाद ही सहस्त्रा लाल रंग के शादी के जोड़े में प्रकट हुई। उसी दिया के साथ जूही और काजल ला रही थी। तीनों के ही चेहरे पर कोई रियल स्माइल नहीं दिख रही। मुस्कुराहट चेहरे की खुशी को प्रतीत करती है, और खुशी वो होती है जो दिल से बाहर निकलती हो। सहस्त्रा एक बड़े से घूंघट चेहरे पर लगाई हुई। शेखावत खानदान की यह रीति है कि वर और वधू शादी के वक्त अपना चेहरा बिल्कुल भी नहीं दिखाते। दोनों के चेहरे को शादी के आखिरी वक्त तक ढका रहना होता है। वधू के स्वागत में दो लड़की आगे गुलाब के पंखुड़ियों को फेंक रही थी, उसी पर चलकर सहस्त्रा आगे बढ़े जा रही। सहस्त्रा मंडप पर जाकर अपनी स्थान पर बैठ गई। अब इंतजार था दूल्हे का। दूल्हे का तो जैसे कोई अता पता ही नहीं था। किंग दूल्हे के चेंजिंग रूम की तरफ देखने लगा। वक्त को देखते हुए पंडित जी फिर से पुकारने लगे, मुहूर्त निकला जा रहा है, वर को बुलाइए। रोनी आगे बढ़कर किंग की ओर जाने लगा ताकि वह बता सके कि आखिर उसके साथ क्या हुआ। रोनी किंग के पास पहुंचा लेकिन वह किंग को कुछ बोल पता, तभी सबकी नजर दूल्हे के चेंजिंग रूम की ओर चले गई। रोनी भी सिर घुमाकर देखा तो दूल्हा चेंजिंग रूम से आ रहा होता। उसने भी रिवाज के अनुसार चेहरे पर सेहरा बांधा हुआ था। वह बिल्कुल अकेला था। उसके आगे भी दो लड़की गुलाब की पखुड़ी फर्श पर बिखेर रही हैं। दूल्हा उन पखुड़ी से चलते हुए आगे बढ़े जा रहा था। उसकी ड्रेसिंग को देखकर रोनी जल्दी से उसकी ओर बढ़ गया, क्योंकि उसे जो इन्फॉर्मेशन मिली थी उसमें बॉडीगार्ड ने अव्यान और ध्रुवंश की कार को ब्लास्ट होता हुआ देखा, और इस वक्त दूल्हे ने वही शेरवानी पहनी थी जिसे ध्रुवंश ने पहना था। रोनी उसके करीब गया और झुककर उसके कान में बोला, अव्यान कहाँ है ध्रुवंश? बॉडीगार्ड से मुझे पता चला तुम दो नो पर अटैक हुआ। रोनी ने सवाल तो किया पर उसे कोई जवाब नहीं मिला। दूल्हा जाकर शादी के मंडप पर बैठ गया। इसी के साथ शादी की रस्में शुरू हुई। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। वर और वधू दोनों इस वक्त बैठे हुए शादी के सारी मंत्रों को सुन रहे थे और आगे की रस्मों को करने के लिए तैयार कर रहे हैं। शेखावत रस्मों के हिसाब से शादी होनी थी। पंडित जी एक छोटे से कटोरे पर हल्दी बढ़ाकर बोले, हल्दी के रस्म का प्रारंभ किया जाए, जिसमें वर वधू के पैरों पर हल्दी लगाएंगे। उसके बाद वधू वर के पैरों पर हल्दी लगाएंगे। रस्म में होने वाली बातों को सुनकर वर ने कटोरा लिया। वहीं सहस्त्रा ने अपन लहंगे को हल्का उठा लिया। सहस्त्रा के पैर के नीचे एक थाल रखा गया। वर हाथ में हल्दी लेकर सहस्त्रा के पैर को टच किया। जैसे ही उसने टच किया सहस्त्रा ने अपनी आंखें बंद कर ली। हमेशा ऐसा कहा जाता है कि पति कभी पत्नी के पैर नहीं छूते, लेकिन शेखावत खानदान ने न पति को कम समझा और न ही पत्नी को, इसलिए उनके रिवाजों में दोनों को बराबर हक दिया जाता। वर सहस्त्रा के पैर पर हल्दी लगाता। दोनों पैर में हल्दी लगते ही पंडित जी एक कलश में गंगा नदी के पवित्र जल को वर की ओर बढ़ा दिया। वर ने कलश लिया और सहस्त्रा के हल्दी लगी पैर को धो दिया। इतना करते ही उसने सहस्त्रा के पैरों को हल्का उठाकर साइड रखा। इस दौरान सहस्त्रा के पूरे शरीर में सिरहंसी उठी। अब सहस्त्रा की बारी थी हल्दी लगाने की। थाली में भरी पानी को काजल उठाकर ले गई और उसे एक पौधे पर डाल दिया। ये पौधा एक ऐसी निशानी बन जाती है जो इन जोड़ी के बनने की गवाही होती है। थाल फिर एक बार अपनी जगह पर रख दी जाती है।
वर अपने दोनों पैर उस पर रखता है। सहस्त्रा अपने हाथ में हल्दी लेकर उसके पैर पर लगाती है। उसके बाद वह भी गंगा जल से उसके पैरों को धोती है। थाल को वहां से ले जाकर फिर एक बार उसी पौधे पर डाला जाता। हल्दी की रस्म यही खत्म हुई। उसके आगे के रस्म के लिए पंडित जी एक मेहंदी के कोन को बढ़ाकर बोले, मेहंदी की रस्म के लिए वर अपने नाम को वधू के हाथ पर लिखेंगे और उसके बाद वधू अपने नाम को वर के हाथों में लिखेगी। वर मेहंदी की कोन लिया तो सहस्त्रा ने अपनी हाथ आगे कर दी। वर ने सहस्त्रा के हाथ ओह पर अपना नाम लिखना शुरू कर दिया। सहस्त्रा की नजरें बस इस पर झुकी थी। वहीं सभी वर के नाम को देखने की कोशिश करने लगे, पर मंडप पर वर वधू और पंडित के अलावा किसी का भी होना अनुचित था। वर के बाद सहस्त्रा ने भी अपने नाम को उसके हाथ में लिख दिया। पंडित जी मंत्र पढ़ते हुए बोले, रस्म खत्म हुई, मेहंदी लगे हाथ को धोएं और वरमाला के लिए खड़े हो जाए। सहस्त्रा और वर एक साथ अपने हाथ को धोए। इस दौरान दोनों के हाथ ही एक दूसरे टच हुए। सहस्त्रा इन छुवन में बहुत कुछ महसूस करने लगी जो उसके लिए बहुत नया सा था। अब दोनों अपनी जगह से खड़े हुए और पंडित जी के कहने के मुताबिक वरमाला की रस्म को पूरा की। फिर दोबारा से दोनों अपनी जगह पर बैठ गए। कन्यादान के लिए हिमांशु और दिया आगे गए। हिमांशु का हाथ नीचे, उसके ऊपर दिया का हाथ और उसके ऊपर सहस्त्रा का। कुछ पल पूजा के बाद पंडित जी वधू के हाथ को वर को सौंपने के लिए कह गए। उसी के मुताबिक हिमांशु और दिया ने सहस्त्रा के हाथ को वर के हाथ में सौंप दिया। इस दौरान दिया की आंखें हल्की नम हो गईं और हिमांशु के चेहरे पर भी एक इमोशंस दिखने लगा। अपनी बेटी को किसी और को सौंपना किसी भी माँ बाप के लिए बिल्कुल आसान नहीं होता। कन्यादान की रस्म भी अब खत्म हुई। पंडित जी इशारा करते हुए एक बड़ी सी टोकरी बढ़ा दिए। काजल टोकरी लेकर फूल सभी मेहमानों में बांट दी। पंडित ने फिर से मंत्र पढ़ते हुए कहा, वर वधू फेरों के लिए अपने स्थान से खड़े हो जाएं। पंडित जी की आज्ञा मिलते ही दोनों अपनी जगह से उठकर खड़े हुए। दिया ने आगे आकर दोनों को जोड़ते हुए गठबंधन किया। अग्नि को साक्षी मानकर वर वधू 7 फेरे लेने के लिए तैयार हुए। इस 7 फेरे में दोनों 7 जन्मों तक तन, मन और आत्मा से पति पत्नी के रिश्ते को निभाने का वादा करने की अपेक्षा लिए खड़े हैं। पहले 3 फेरे में वधू आगे चलती है, जिसमें से पहला फेरा में सहस्त्रा अपने कदम बढ़ाने लगी। चारों ओर से दोनों के ऊपर फूल बरसाया जाने लगा। वचनों का ये फेरा चल तो रहा था, पर कुछ के चेहरे पर इस वचनों को पूरा होने का डाउट था तो कुछ को उम्मीद न थी, पर फिर भी फेरा होता रहा और वचन मन में दोनों देते रहे। ऐसे ही वधू के पहले 3 फेरे पूरे हुए और वह पीछे होने लगी, वहीं वर आगे जाना। इसी दौरान किस तरह सहस्त्रा का कलश से पैर टकरा गया और वह खुद को संभाल न सकी। उसे देखकर हिमांशु और दिया एकदम से हड़बड़ाकर आगे बढ़ने को हुए। तभी वर ने एकदम से सहस्त्रा के हाथ को पकड़ा और खींचकर कमर से पकड़ लिया। ये सब इतना जल्दी हुआ कि किसी को समझने तक का मौका ना मिला। हिमांशु और दिया अपनी जगह पर रही रुक गए। सहस्त्रा का घूंघट उसके चेहरे से ऊपर हो गया, वहीं दोनों का चेहरा अब चेहरे से छिप गया। सहस्त्रा की आंखें बंद थी, वहीं उसके चेहरे को 2 आंखें देख रही थी। वर ने तो वधू का चेहरा देख लिया, लेकिन वधू की आंखें बंद होने की वजह से वह वर को न देख रही। वहां पर मौजूद लोग ना वर को देख पा रहे और ना वधू को। वह सब बस दोनों को यूं ही खड़े देखते रह गए। सहस्त्रा कुछ पल बाद खुद को किसी के मजबूत बाहों में महसूस करके अपने पलके हिलाते हुए धीरे धीरे आंखें खोलने लगी। आंखें खोलते ही सहस्त्रा की नजर वर के नजर से जा मिली। 17 मैरिज कंप्लीटेड एंड न्यू किंग। वर के चेहरे को देख सहस्त्रा पलके झपकाते हुए देखने लगे। ये आंखें उसने उस पल देखी थी जब वह गार्डन में उससे उस समय टकरा गई थी, पर उसका उसने चेहरा न देखा था। और ये चेहरा उसने उस बंद लिफ्ट में देखी थी, पर उसका आंख नहीं देख पाई क्योंकि ये आंखें उस वक्त बंद थी। लेकिन अब सहस्त्रा को चेहरा के साथ उसकी आंखें भी दिख रही, जिन आंखों में वह पहली बार में ही खोसी गई थी। सहस्त्रा उन आंखों को देख आज फिर एक बार खोने सी लगी। उसे तो अब ना जगह याद रहा, ना शादी, बस उन शांत से चेहरे में वह पूरी तरह से खोसी गई। सहस्त्रा के करीब जो इस वक्त था ये और कोई नहीं, अव्यान ही था। अव्यान की शांत आंखें भी सहस्त्रा के बेचैन आंखों पर ठहरी रहीं। दोनों ही एक दूसरे के आंखों में इस कदर डूब गए जैसे 2 नदियों का संगम होकर एक हो गई हो। उनका पल जैसे वहीं पर थम गया। अव्यान के दोनों हाथ जहां सहस्त्रा के कमर को पकड़कर रखे हुए हैं, तो वहीं सहस्त्रा के 2 हाथ अव्यान के सीने पर हैं। एक चेहरे में दोनों का चेहरा छुपा रहा और दोनों छुपाते रह गए। एहसासों से भरे पल में दोनों इस कदर खो गए कि उन्हें अब अपनी की गई गुस्ताखी करने का भी पता न चला। रस्मों की शुरुआत करते पंडित जी दोनों को यूं खड़ा देखकर बोले, अपने फेरों को पूरा कीजिए। इसी आवाज के साथ सहस्त्रा का ध्यान टूटा और वह अपने पलकों को झुकाए अपने चेहरे पर घूंघट लगा लिया। अव्यान ने सहस्त्रा को छोड़ा और उसके आगे चलने लगा।
सहस्त्रा इन वचनों में इतनी खो गई कि उसे तो याद ही न रहा कि उसका वर बदल चुका है, जिससे उसकी शादी होनी थी वह मंडप पर न बैठा। फेरे खत्म हुई उन्होंने अपने स्थान को फिर एक बार ग्रहण किया। पंडित जी ने एक थाल में सिंदूर और मंगलसूत्र बढ़ाते हुए कहा, वधू के मांग में सिंदूर भरिए। अव्यान थाल को कुछ पल तो देखता रहा, फिर थाल को लेकर उसमें से सोने के सिक्के से सिंदूर लिए सहस्त्रा की ओर अपने हाथ बढ़ाता। सहस्त्रा की घूंघट पूरी तो नहीं मगर दिया आने थोड़ी सी उठाए, जिससे अव्यान के सिवाय किसी को भी सहस्त्रा का चेहरा न दिखा। अव्यान बिना भाव से सहस्त्रा के मांग में सिंदूर लगाने वाला था, पर एकदम से उसे काव्या की बात याद आई, मेरे अयान की दुल्हन तो प्रज्ञा ही बनेंगी और मैं खुद प्रज्ञा को अपने हाथों से सजाऊंगी। जैसे ही अव्यान के कान में यह बात गूंजी, अव्यान की बाएं हाथ की मुट्ठी भींच गई। अव्यान अपनी आंखें बंद करके सहस्त्रा के मांग को सिंदूर से भर दिया। सहस्त्रा की पलकें बंद हुईं। पलकें बंद होते ही उसके सामने अव्यान का चेहरा आया। उसके साथ ही उसे ये भी होश आया कि वह गलत लड़के से शादी कर रही। सहस्त्रा ने अपनी आंखें झट से खोली और जैसे ही वह उठने को हुई, अव्यान ने एकदम से उसका हाथ पकड़ लिया। सहस्त्रा अव्यान के छूते ही सहस्त्रा का दिल एकदम से धड़क उठा। सहस्त्रा ने अपने हाथ को देखा, फिर सेहरे पर छिपे अव्यान को। उसी वक्त पंडित जी ने फिर से कहा, वधू के गले में मंगलसूत्र पहनाए। अव्यान ने सहस्त्रा का हाथ छोड़ मंगलसूत्र उठाए और झुककर सहस्त्रा के गले में मंगलसूत्र बांधने लगा। अब तो सहस्त्रा अपने सोच में पूरी तरह से गुम हो गई कि आखिर उसका जो वर बनने वाला था वह कहाँ गया। वह सोचते हुए फिर एक बार अव्यान को देखने लगी। अव्यान मंगलसूत्र पहनाकर पीछे हट गया। पंडित जी ने एक छोटा सा गिलास आगे बढ़ाया जिसमें कच्चा दूध था और बोले, वर वधू को दूध पिलाए। उसके बाद वधू वर को। ये प्रक्रिया वर और वधू दोनों 3 बार दोहराए। पंडित जी के कहे अनुसार अव्यान ने गिलास को लिया और सहस्त्रा को पिला दिया। सहस्त्रा सवालों से घिरी रहने के बावजूद भी शादी के रस्मों को न रोकते हुए अपना जूठा दूध अव्यान को पिला दिया। अव्यान ने सहस्त्रा की जूठी दूध पीकर खुद भी जूठा किया और सहस्त्रा को अपनी जूठा दूध पिला दिया। ये रस्म 3 बार अपनी प्रक्रिया में चलती रही। ये रस्म पति पत्नी के रिश्ते के बंधन में प्यार को बढ़ावा दिखाने के लिए किया जाता है। रस्में रिवाज खत्म होते ही पंडित जी ने कहा, रस्में समाप्त हुए। इसी समाप्त रस्मों के साथ आप दोनों पति पत्नी हुए। बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। अव्यान और सहस्त्रा अपनी जगह उठे और बड़ों से आशीर्वाद लेने लगे। किंग से आशीर्वाद लेते वक्त किंग ने अव्यान के कंधे को थपथपाते हुए कहा, हमारी नातिन के एक आंसू तुम्हारी जिंदगी को नरक बना सकते हैं, इसलिए ध्यान रखना। ये बात सहस्त्रा ने भी सुन ली। पता नहीं क्यों, लेकिन उसे इस बात पर थोड़ा डर सा लग रहा था। वहीं अव्यान का चेहरा एकदम से सर्द हो गया। किंग अपनी जगह से हटे और माइक लेकर सभी को देखते हुए बोले, नया किंग कौन बनेगा ये तो कुछ लोग जान चुके हैं, लेकिन बारी आती है पूरी दुनिया को जानने की आखिर नया किंग कौन है। बोलते ही उसने अव्यान की ओर देखा और कहा, दी चलो किंग की जगह पर बैठने का वक्त आ गया है। किंग के ही बोलते ही सहस्त्रा की नजर अव्यान पर चली गई। दोनों के ही चेहरे अब तक ढके हुए थे। कुछ वक्त में माफिया से लेकर मीडिया तक सब कोई उस जगह पहुंचे जहां किंग का सिंहासन था। अव्यान को किंग ने पकड़ रखा था, वह उसे बैठने के लिए बोला तो अव्यान किंग के उस जगह को देखने लगा जो हमेशा से ध्रुव चाहता था ध्रुवंश बैठे। अव्यान ने आंखें बंद की और चेयर पर बैठ गया। वहीं सहस्त्रा का दिल तो डर से धड़कने लगा। वह मन ही मन अव्यान के लिए प्रार्थना करने लगी। तभी किंग ने आवाज दी, सहस्त्रा। सहस्त्रा होश में आकर अपने घूंघट के अंदर से ही सामने देखने लगी। फिर अपने कदम उस ओर बढ़ा दिया। सहस्त्रा के चलते कदम किंग के सामने ठहर गए। किंग सहस्त्रा को देखते हुए बोले, नए किंग के चेहरे को तुम पूरी दुनिया के सामने दिखाओगी, सहरा निकालो। सहस्त्रा हैरानी और डर से सबकी ओर देखने लगी। फिर अव्यान की ओर देखने लगी। सच बात तो ये था कि अगर किसी को पता चल जाए कि दूल्हा बदल चुका है तो बदनामी तो अव्यान की होगी ही, उसके पहले किंग उसे जान से मार देंगे। सहस्त्रा पूरी तरह से फंस चुकी थी। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर वह क्या करे, पर उसे आगे बढ़ना तो था। सहस्त्रा ने बहुत हिम्मत की और अव्यान के सामने खड़ी हो गई। वह ऐसे खड़ी हो गई जिससे किसी को भी उसका चेहरा न दिखे। सहस्त्रा के हाथ धीरे धीरे बढ़ने लगे। उसके हाथ कांप रहे थे। आखिरकार उसका हाथ सेहरे पर पहुंचा और उसने बहुत ही धीरे से सेहरे को खोल दिया। सेहरा खुलते ही सहस्त्रा की नजरें फिर एक बार अव्यान के चेहरे पर जा ठहरी। अव्यान बिना भाव के नीचे की ओर देख रहा था। सहस्त्रा धीरे धीरे अपनी जगह से हटने लगी। सभी झांकते हुए किंग को देखने की कोशिश करने लगे। अव्यान के चेहरे को कोई देख पाता उससे पहले उस कमरे में एकदम से अंधेरा छा गया।
अंधेरा होने से सहस्त्रा थोड़ा पीछे होकर चारों तरफ देखने की कोशिश करने लगी। थोड़ा शोर हल्ला भी शुरू हो गया। किंग ने जल्दी से ऑर्डर दिया। कुछ पल यूं ही अंधेरा रहा और एकदम से सारी ओर रोशनी आ गई। रोशनी आते ही सभी मीडिया आगे फोटो खींचने लगे। सहस्त्रा ने डर से आंखें बंद कर ली। किंग मुस्कुराते हुए ऊपर आते हुए बोले, स्वागत करो सब अपने नए किंग का। ये सुनकर सहस्त्रा असमंजस में आंखें खोली। आंखें खोलते ही उसने मुड़कर पीछे देखा तो हैरान रह गई। इस वक्त चेयर पर ध्रुवंश बैठा हुआ था। किंग के सामने एक सोने का ताज लाया गया। किंग ने ताज उठाया और उसे ध्रुवंश के सिर पर पहना दिया। वही सहस्त्रा वहां हैरानी से खड़ी रही। फिर एक बार चारों ओर शोर होने लग। मीडिया ने किंग की फोटो ली। एक फोटोग्राफर ने अपना कैमरा सेट करते हुए कहा, सर आप मैम को भी अपनी साथ बैठाइए, हमें उनकी भी फोटो चाहिए। मैम प्लीज आप किंग के ऊपर बैठिए। सहस्त्रा ये सुनकर वहीं खड़ी रही। तभी ध्रुवंश ने सहस्त्रा का हाथ पकड़ा और एकदम से खींच लिया, जिससे सहस्त्रा सीधा ध्रुव श की गोद में बैठ गई। सहस्त्रा को बहुत अनकंफर्टेबल फील हुआ, पर उसने उठने की कोशिश नहीं की। ध्रुवंश ने सहस्त्रा के चेहरे से घूंघट हटाया और उसके कान के पास झुककर बोला, आई एम सॉरी भाभी। भाभी शब्द सुनते ही सहस्त्रा फ्रीज हो गई। जिसके साथ मेरी शादी हुई वह डी का भाई है। ये सहस्त्रा मां नहीं मन बोली और ध्रुवंश को देखने लगी जो अब सामने देख रहा था। ध्रुवंश आगे देखते हुए ही बहुत धीरे से बोला, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं सब कुछ आपको समझा दूंगा एंड थैंक यू। आपने ब्रो को देखने के बाद भी उनका पर्दाफाश नहीं किया, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाती। सहस्त्रा बस ध्रुवंश को देखती रही, उसने कोई जवाब न दिया। बहुत देर तक फोटो शूट होती रही। मीडिया ने नए किंग से बहुत सारे सवाल किए और सहस्त्रा से भी सवाल किए। पूरी दुनिया के सामने सहस्त्रा ध्रुवंश की पत्नी बन गई। पर ये तो बस उसे ही पता था कि जिसके साथ उसने शादी रची वो कोई और था। अचानक ही ध्रुवंश ने सहस्त्रा को गोद में उठा लिया और खड़ा होकर बोला, किंग क्या अब मैं अपनी दुल्हन को लेकर जा सकता हूँ? ये देखकर सभी हंसने लगे। तो वही सहस्त्रा ने अनकंफर्टेबल होकर धीरे से कहा, प्लीज हमें नीचे उतारिए। ध्रुवंश सहस्त्रा के बात को इग्नोर करके किंग को जवाब देता हुआ न देखकर बोला, अब ये बिल्कुल मत कहना कि अभी विदाई की रस्म होंगी। ये रस्म मैं नहीं करूंगा क्योंकि मैं अपनी दुल्हन की आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता। बोलते ही ध्रुवंश सहस्त्रा को देखने लगा। वही सहस्त्रा एक तक ध्रुवंश को देखने लगी। ध्रुवंश फिर एक बार सहस्त्रा के कान में धीरे से बोला, आंसू तो बस बहाना है क्योंकि मुझे अब और 1 मिनट भी खड़ा नहीं होना है। ये बोलकर ध्रुवंश ने फ्रस्ट्रेट वाला एक्सप्रेशन बना लिया। इस पर सहस्त्रा के होठों पर एकदम से मुस्कुराहट आ गई। दिया हिमांशु के कंधे पर सिर रखे बोली, तो मैंने सही था हिमांशु, मेरी बच्ची इस रिश्ते में बहुत खुश रहेंगी। हिमांशु ने भी सहस्त्रा को देखा, फिर दिया के माथे को चूमकर हाँ में जवाब दिया। किंग ने भी हंसते हुए ध्रुवंश के कंधे पर हाथ रखा और हाँ में सिर हिला दिया। ध्रुवंश जल्दी से सहस्त्रा को गोद में लेकर आगे बढ़ा। बाहर आकर भी मीडिया ने पीछा नहीं छोड़ा। ध्रुवंश ने सहस्त्रा को कार में बैठाया। कार में बैठते ही सहस्त्रा का हाथ किसी के हाथ के ऊपर चला गया। सहस्त्रा ने पहले अपने हाथ को देखा, फिर सामने बैठे इंसान को। अव्यान बिना भाव के सहस्त्रा और अपने हाथ को देख रहा था। सहस्त्रा ने तुरंत अपनी हाथ हटा ली। ध्रुवंश भी उनके साथ ही बैठ गया। उसके बैठते ही कार चलने लगी। ध्रुवंश ने आवाज करते हुए अपनी शेरवानी के 2 बटन खोलकर अपने सीने पर देखा। आवाज सुनकर अव्यान और सहस्त्रा की नजर उस पर चली गई। ध्रुवंश के सीने में पट्टी बंधी थी। सहस्त्रा को गोद में उठाने की वजह से उसमें प्रेशर पड़ा था, जिसमें से खून बहने लगा था। सहस्त्रा को जब यह एहसास हुआ तो उसे बहुत गिल्ट महसूस हुई। अगर उसे ये पता होता तो वह कभी ध्रुवंश की बात मान उसकी गोद में न रहती। वही ये देखकर अव्यान ने तुरंत रॉनी को इशारा किया। रॉनी ने फर्स्ट एड बॉक्स आगे बढ़ा दी। अव्यान ने फर्स्ट एड बॉक्स को लेकर ध्रुवंश के चोट से बहते खून को साफ किया। इस दौरान सहस्त्रा की नजरें बार बार अव्यान पर चली जाती। जिस तरह वह ध्रुवंश की फिक्र करते हुए ये कर रहा था, सहस्त्रा उसे देखे बिना न रह पाई। ध्रुवंश अव्यान को देखते हुए बोले जा रहा था, ब्रो मैं ठीक हूँ। अव्यान ने ध्रुवंश के बातों पर एक भी जवाब न दिया। ध्रुवंश भी बोलते बोलते थक गया और उसने अपनी आंखें धीरे से बंद कर ली। ध्रुवंश आंखें बंद करते ही मन में बोला, आज से तुम्हारी बर्बादी का काउंटडाउन शुरू स्वीट हार्ट। 18 सम चेंजर्स। कार सक्सेना हाउस में आकर रुकी। सहस्त्रा बाहर देखने लगी। ध्रुवंश अपनी कार से बाहर निकला और अव्यान को देखने लगा। अव्यान बिना किसी को देखे वही चुपचाप बैठा फोन चलाता रहा। ध्रुवंश उसे न उठता देखकर बोला, ब्रो अंदर जाने का इरादा नहीं है? अव्यान ने कोई जवाब न दिया।
सहस्त्रा ने इस बात को नोटिस कर ली कि जब से वह सब कार में बैठे थे अव्यान ने एक बार भी मुंह नहीं खोला। ये बात सहस्त्रा को बहुत अजीब लगी। रोनी भी कार से न उतरते हुए बोला, हम गोवा जा रहे हैं ध्रुवंश। ध्रुवंश ये सुनकर सोचते हुए बोला, गोवा? लेकिन क्यों, और वो भी इतनी रात को? रोनी आग बोलने वाला होता, लेकिन तभी अव्यान ने अपनी नजरें उठाए रोनी को देखा। अव्यान के देखते ही रोनी समझ कि अव्यान क्या चाहता है। उसने बहाना बनाते हुए कहा, एक डील करनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्रुवंश ने अव्यान और रोनी का चेहरा देख फिर हाँ में सिर हिला दिया। ध्रुवंश ने दूसरे साइड आकर दरवाजा खोला और अपना हाथ बढ़ा दिया। सहस्त्रा ने पहले ध्रुवंश के हाथ को देखा, फिर अव्यान को। अव्यान अब फिर एक बार अपने फोन में बिजी हो गया। सहस्त्रा अब ध्रुवंश को देखने लगी जो उसके हाथ रखने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। सहस्त्रा ने अपनी हाथ उठाए तो उसके चुड़िया ओह की छनकार से अव्यान के हाथ जो लगातार फोन को स्क्रॉल कर रहे थे वही एकाएक रुक गए। सहस्त्रा अपनी हाथ ध्रुवंश के हाथ पर रखकर थाम ली और कार से उतर गई। सहस्त्रा आगे बढ़ने को हुई तभी उसका दुपट्टा कार में फंस गई। सहस्त्रा ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे अव्यान उसी तरह बैठा नजर आया। अव्यान से नजरें हटाकर उसने अपने दुपट्टे को खोला। दुपट्टा खुलते ही कार का दरवाजा बंद हुआ। अव्यान की कार अब आगे बढ़ गई। सहस्त्रा जाते हुए कार को देखती रह गई। विक्रम दोनों को देखते हुए कहा, अब हमें अंदर चलना चाहिए। विक्रम की बात पर हामी भरते हुए ध्रुवंश सहस्त्रा को देखते हुए कहा, भाभी चलिए अंदर चलते हैं। एक आवाज जो अंदर चलने के लिए कह रहा था वो सुन सहस्त्रा की नजरें ध्रुवंश पर गई, फिर घर पर जो बिल्कुल भी सजा नहीं था। नई शादी भले हुई हो लेकिन यहाँ का माहौल और नजारा से बिल्कुल भी नहीं दिखा रहा था कि कोई शादी भी हुई है। पर शादी तो हुई थी, अब उसे पूरी जिंदगी इसी घर में बीत आनी थी। विक्रम आगे हुआ, फिर ध्रुवंश और सहस्त्रा ध्रुवंश के पीछे जाने लगी। दरवाजे के पास पहुंचते ही विनी ने सहस्त्रा को झट से भाभी कहकर गले लगा लिया। सहस्त्रा चौंक कर बस खड़ी रह गई। उसे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह क्या करे। एक ऐसे घर में उसने प्रवेश किया था जहां के एक भी इंसान को सहस्त्रा नहीं जानती थी। विनी को जब पता चला कि ध्रुवंश शादी कर रहा है तो तुरंत यहां आ गई, लेकिन उसे बाद में पता चला कि ध्रुवंश की जगह अव्यान ने शादी कर ली। ये बात उसके घरवालों तक ही सीमित रही। विनी सहस्त्रा से अलग होकर उसे देखने लगी। सहस्त्रा को देखते ही वह चाहते हुए बोल पड़ी, वाह वंश भाभी तो सच में बहुत प्रीटी है। सहस्त्रा ना चाहते हुए भी एक छोटी सी मुस्कान अपने होठों पर ले आई। अब तक सभी दरवाजे पर ही खड़े थे, तभी पीछे से आवाज आए, अब क्या नई दुल्हन को दरवाजे पर ही अरे रखोगे, अंदर तो कम से कम आने दो। आवाज सुनकर सहस्त्रा सिर उठाकर सामने खड़ी श्रेष्ठा को देखी। श्रेष्ठा को देखते ही सहस्त्रा बहुत गौर से उसके चेहरे को देखने लगी। श्रेष्ठा आगे बढ़ी और विनी को देखते हुए बोली, विनी अपनी भाभी को कमरे में लेकर जाऊं, हम लोग कल सुबह बात करेंगे। वह छोटी इन्हीं खुशी को संभाले जल्दी से सहस्त्रा का हाथ पकड़ ली। विनी अब सहस्त्रा को अव्यान के कमरे की ओर ले जाने लगी। हॉल पर खड़े विक्रम, दर्श, श्रेष्ठा और ध्रुवंश दोनों को जाते हुए देखते रहे। कमरे में पहुंचते ही विनी चारों ओर कमरे को दिखाते हुए बोली, भाभी ये अव्यान भाई का कमरा है और जैसे आपका, मैं अव्यान की बड़ी बहन हूँ, आप मुझे नाम से बुला सकती है विनी या फिर दी भी बुला सकती हैं। सहस्त्रा हाँ में सिर हिलाए चारों तरफ देखने लगी। अव्यान के कमरे का थीम ब्लैक और ग्रे था और बहुत सिंपल भी था। सारे सामान परफेक्ट जगह पर रखे हुए थे। दीवार पर आदित्य और काव्या की प्यारी सी तस्वीर बड़ी हीरा थी और उसके सिवाय सारी फोटो गायब थी, जो विनी को भी परेशान करने लगी। पर इस बात पर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सहस्त्रा को देखते हुए बोली, किसी भी चीज की जरूरत पड़े आप हमें बेझिझक बोल सकती हैं। सहस्त्रा फिर एक बार हाँ में सिर हिला देती। विनी सहस्त्रा को आराम करने का बोल चली जाती। कुछ सर्वेंट आकर सहस्त्रा का बैग रूम में रखकर चले जाते। सहस्त्रा दीवार पर लगी आदित्य और काव्या की तस्वीर को बहुत गौर से देखने लगी। अव्यान आदित्य की तरह ही दिखता था, जिस वजह से सहस्त्रा समझ गई कि यह अव्यान के मम्मी पापा हैं। सहस्त्रा कुछ पल फोटो को देखती रही, फिर बैग से अपने कपड़े लेकर बैग को साइड में रखा और वह चेंज करने ड्रेसिंग रूम चली गई। थोड़ी देर में ही सहस्त्रा एक नाइट सूट पहनकर बाहर आई। उसने अपने सारे जेवर उतार दिए थे सिवाय दो के, वह था उसका सिंदूर और मंगलसूत्र। सहस्त्रा बेड पर बैठी तभी उसका फोन बजा। सहस्त्रा ने फोन उठाए और रिसीव करके कान में लगाकर बोली, हेलो। उसके हेलो बोलते ही उधर से शरारत भरी दो लोगों की आवाज आई, क्या यार जीजू तो बहुत रोमांटिक निकले। उसने विदाई की रस्म तक कैंसिल करा दी और मैंने इधर रोने के लिए आई ड्रॉप तक मांगा ली थी, पैसा व एस्ट करा दिया मेरा। ये जूही की आवाज थी।
सहस्त्रा कुछ बोलती तभी काजल बोली, सहस्त्रा तो कैसा है जीजू का घर। सहस्त्रा ये सुन फिर एक बार कमरे को देखने लगी और देखते हुए उसने धीरे से कहा, अच्छा है। उसने बस इतना कहा था कि जूही बीच में बोल पड़ी, फर्स्ट नाइट है ना आज तो तेरी। यार जीजू को देखकर तो मैं पूरी कन्फर्म हूं कि वह तुझे आज रात बिल्कुल नहीं सोने देने वाला। जैसे ही सहस्त्रा ने ये सुना उसने कमरे को देखा फिर बेड को, जो फर्स्ट नाइट के लिए बिल्कुल भी तैयार न था। इससे बड़ी बात तो ये थी कि उसका पति कमरे में न था और नहीं आने वाला था, तो फर्स्ट नाइट की तो बात ही छोड़ दो। सहस्त्रा ने सारी सोच को झटका और फोन पर ध्यान देकर बोली, मैं कल तुम दोनों से बात करती हूँ। बोलते ही उसने कॉल काट दी। उधर से जवाब आने तक का इंतजार नहीं किया। सहस्त्रा फोन को नाइट स्टैंड पर रखकर बेड पर लेटकर सीलिंग को देखने लगी। जाहिर सी बात थी एक अनजान घर और कमरे में उसे इतनी जल्दी तो होश नहीं आने वाली थी। सुबह सहस्त्रा एक लाल रंग की साड़ी पहने बिल्कुल सुहागन की तरह सजी आईने के सामने खड़ी वह इस वक्त खुद के मान को देख रही थी। फिर सिंदूर को उसने धीरे से सिंदूर लेकर अपने मान को भर दिया, फिर एकटक खुद को निहारने लगी। विनी कमरे के अंदर आते हुए बोली, चलिए भाभी, मॉम बुला रही है। सहस्त्रा हाँ में सिर हिलाए सिंदूर को टेबल पर रखकर विनी के साथ चली जाती है। श्रेष्ठा और सहस्त्रा इस वक्त काव्या के कमरे में मौजूद थे। सहस्त्रा एकटक बेड पर बेजान सी लेटी काव्या को देख रही थी। श्रेष्ठा काव्या के थोड़ा पास जाकर सहस्त्रा से बोली, ये अव्यान की माँ है। वैसे तो सहस्त्रा रात में फोटो में देखकर पहचान गई। अब जब श्रेष्ठा ने उससे परिचय कराया तो सहस्त्रा आगे बढ़कर काव्या के पैरों को छू लिया। काव्या तो उस हालत में नहीं थी कि वह उसे आशीर्वाद दे सके। श्रेष्ठा काव्या की चादर को थोड़ा ऊपर करती और सहस्त्रा को लेकर नीचे चली जाती। नीचे जाकर श्रेष्ठा ने सहस्त्रा से सभी को परिचय कराया। सहस्त्रा ने बड़ों के पैर छुए और ध्रुवंश और विनी से मिली। अब सभी डाइनिंग में बैठे नाश्ता करने लगे। इस दौरान सहस्त्रा की नजरें बस बार बार दरवाजे की ओर जा रही थी, जैसे उसे किसी के आने का इंतजार हो। गोवा हॉस्पिटल में आव्या के केबिन के बाहर खड़ा रुद्र बंद दरवाजे को देख रहा था। वह पिछले 1 घंटे से दरवाजे को देख रहा था। तभी उसका एक बॉडीगार्ड आकर बोला, बॉस मैम ने कुछ दिनों के लिए लीव ली है। ये सुनते ही रुद्र सर्द नजरों से दरवाजे को देखा, फिर सिर टेढ़ा करके उस बॉडीगार्ड को देखने लगा। बॉडीगार्ड 2 कदम पीछे हो गया और घबराते हुए बोला, मैं अभी पता करता हूँ मैम कहाँ पर हैं। बोलते ही वह भाग गया। रुद्र कुछ पल दरवाजे को घूरता रहा, फिर अपनी गन निकालकर सीधे लॉक पर शूट करने लगा। लोग गन की आवाज सुनते ही इधर उधर भागने लगे। इतना करते ही रुद्र ने दरवाजे पर एक जोर का लात मारा। दरवाजा खुला, रुद्र अंदर चला गया। आव्या का केबिन सन्नाटे से भरा हुआ सा था। रुद्र उस चेयर के पास गया जहां आव्या बैठती है, वह चेयर को छुआ और वहां बैठ गया। उसी केबिन में आव्या की खुशबू महसूस हो रही थी। रुद्र की नजर वहां रखे गिलास पर गई। रुद्र गिलास को अपने पास करके उसे छूने लगा। इस दौरान रुद्र को आव्या का इसी गिलास से पानी पीना याद आ रहा था। उसी गिलास में अब आव्या के होठों की चुभन महसूस हो रही थी। तभी बॉडीगार्ड अंदर आया और सिर झुकाए बोला, बॉस मैम कल रात ही पटना के लिए निकल गई। बड़े रुद्र के हाथ रुक गए। वह कुछ पल गिलास को देखता रहा, फिर सिर उठाकर बॉडीगार्ड को देखा। बॉडीगार्ड ने तुरंत कहा, चॉपर रेडी है बॉस। रुद्र उठकर अब केबिन से निकल गया। बॉडीगार्ड भी बाहर गया और दरवाजा बंद करके लॉक लगाकर एक वार्ड बॉय को चाबी दे दिया। बॉडीगार्ड उसके पीछे जाते हुए मन ही मन कह, लगता है बॉस को कुछ हो रहा है, लेकिन हार्टलेस इंसान को मैम से क्या ही हो सकता है। ये बॉस भी ना कितने कॉम्प्लिकेटेड हैं। बोलते ही वह जल्दी से रुद्र के पीछे चला गया। मेंटल हॉस्पिटल में अव्यान उसी जगह खड़ा है जहां पर आदित्य को रखा गया था। अव्यान बहुत गौर से उस जगह को देख रहा है। डॉक्टर मदन और रॉनी भी बाहर मौजूद थे। डॉक्टर मदन कुछ सोचते हुए बोले, आप जैसा कह रहे हैं आदित्य सिंघानिया जैसा कोई पेशेंट नहीं था। हाँ, पर यहाँ जो थे उनका नाम आदित्य खन्ना था, जो अपनी वाइफ के डेथ के बाद पागल हो गए। कुछ वक्त पहले ही उनकी बेटी आकर उन्हें ले गई। रॉनी सुनकर अव्यान को देखने लगा जो दीवारों को छू रहा था। रॉनी डॉक्टर की ओर देखकर बोला, क्या आप उनका एड्रेस दे सकते हैं? डॉक्टर मदन ने पहले कुछ सोचा फिर बोला, लेकिन हम ऐसे ही किसी का एड्रेस नहीं दे सकते। ये सुनकर अब यान के कान खड़े हो गए। वह मुड़कर रॉनी को कुछ इशारा किया। रॉनी हाँ में सिर हिलाए अपनी गन निकालकर डॉक्टर मदन पर पॉइंट किया। डॉक्टर मदन के चेहरे की हवाया उड़ गई। वह जल्दी से बोला, मैं दे रहा हूँ। डॉक्टर मदन के एड्रेस देते ही अव्यान वहां से निकल गया। कुछ देर बाद दोनों उस फार्म हाउस में पहुंचे जहां सौरभ और आव्या रहते थे। अव्यान और रॉनी कार से बाहर आए। दोनों अंदर चले गए। जाकर देखा तो दरवाजा लॉक था।
रॉनी लॉक को तोड़ने के लिए बढ़ ही रहा था, तभी एक माली आकर बोला, क्या हुआ साहब, आप सब किसे ढूंढ रहे हैं? रॉनी रुका, फिर माली को देखते हुए सवाल किया, काका ये लोग कहाँ गए? उसके ऐसे सवाल पर माली ने एक नज़र सबको देखा, फिर जवाब में कहा, हमें तो बस इतना कहा कि हम घर का ध्यान रखें, कुछ दिन में वापस लौटकर आ जाएंगे, पर हमने उन्हें बात करते सुना कि बिटिया को उनके जो बाबा है उनका इलाज करने के लिए पटना जाना होगा। वो तो रात को ही पटना के लिए निकल गए। अव्यान ये सुनकर दरवाजे को देखा। रॉनी उसकी नज़रों का मतलब समझते ही बोला, काका क्या आपके पास घर की चाबी है? एक्चुअली हम। उसके इतना बोलते ही माली ने घर की चाबी उन्हें दे दी। माली मुस्कुराते हुए अव्यान की ओर इशारा करते हुए बोले, ये बिटिया के भाई हैं न? ये सुनकर सभी चौंक गए। माली आगे बोले, इनका चेहरा बिल्कुल बिटिया के बाबा जैसा है और जो कान के पास इनका तिल है वैसे ही बिटिया के कान के पास भी ऐसा ही तिल है। रॉनी को समझ नहीं आया कि वह क्या जवाब दे, पर उसने बस हाँ में सिर हिलाकर लॉक खोला। अव्यान ने अपनी नजरें वहीं गड़ाए हुई थी। जैसे ही दरवाजा खुला अव्यान तुरंत अंदर चला गया। अंदर जाकर हॉल से उन्हें पता चल गया कि आव्या यही रहती है और उसके साथ कौन कौन है ये उसके लिए जानना थोड़ा मुश्किल था। अव्यान आव्या के कमरे में जा पहुंचा। आव्या की बहुत सारी तस्वीरें दीवार पर बहुत ही डिजाइन से रखा गया था। अव्यान ने तो बस आव्या के बचपन की तस्वीर देखी थी और अब जाकर वह आव्या को देख रहा था, जो थोड़ा बहुत काव्या से मिलती जुलती शक्ल थी। अव्यान आव्या के फोटो को छूने लगा। इस दौरान अव्यान के चेहरे पर कोई फीलिंग्स नहीं थी, वह तो बिल्कुल शांत से उसे देख रहा था। पटना। सौरभ, आदित्य और आव्या एयरपोर्ट पर पहुंच चुके थे। जैसे ही आदित्य ने एयरपोर्ट पर कदम रखा था उसका दिल बहुत तेजी से धड़क उठा, जो हमेशा काव्या के करीब होने पर ही करता था। दूरियां इतनी ज्यादा थी कि उसका दिल इस शहर में आते ही ये समझ गया कि हो न हो काव्या इसी शहर में मौजूद है। तो वही उधर भी काव्या की धड़कनें बढ़ने लगी। सभी काव्या के साथ मौजूद थे। डॉक्टर अभी चेक करने आए ही थे कि काव्या के दिल को इतना तेज धड़कता महसूस कर उनकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। पूरे 18 साल बाद काव्या का दिल धड़का था, जो कि किसी मैजिक से कम नहीं था। आव्या आदित्य के हाथ को कसकर पकड़ी हुई थी। वहीं आदित्य इधर से उधर बेचैन सा देख रहा था। वह काव्या को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। दोनों चल ही रहे थे, तभी आदित्य खुद को छुड़ाने के लिए छटपटाने लगा। आव्या आदित्य को संभाल ही रही थी, तभी वह किसी से टकरा जाती है। टकराते ही आव्या उसे देखकर बोली, आई एम सॉरी अंकल। वही सामने वाले ने पहले आव्या के चेहरे को बहुत गौर से देखा, पर जैसे ही उसकी नजर आदित्य पर पड़ी वह एकदम से हैरान हो गया। 19 अव्या स्पेन। विक्रम हैरान खड़ा आदित्य के हरकतों को देख रहा था। आदित्य की हरकतों को देखकर ही उसे साफ समझ आ गया कि आदित्य नॉर्मल नहीं है। व्या सॉरी बोलकर आदित्य को लेकर आगे बढ़ गई। वही सौरभ फोन पर बात करते हुए जा रहा था, जिस वजह से वह विक्रम को देख न पाया। वही विनी जो वापस अपने घर जा रही थी, वह विक्रम को रोका देखकर आवाज देने लगी, डैडा चलिए। विक्रम विनी की आवाज सुनकर मुड़कर विनी को देखा, फिर आगे बढ़ गया। विनी भी अब चलते हुए फोन पर बोली, बस धीरज, मैं एयरपोर्ट पहुंच गई हूं। तुम भी ना एक दिन भी मुझे डैडा के पास रोकने नहीं दिया। उधर से बहुत ही प्यार भरी आवाज आई, सो इससे मेरी बीवी नाराज हो रही है। अब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तुमने ही मुझे प्यार में इतना पागल करके रखा है कि एक दिन भी तुम्हारे बगैर जीना मुश्किल हो जाता है। धीरज की बातों को सुन विनी के गाल शर्म से लाल हो गए। विनी मुस्कुराते हुए बोली, तुम भी ना। बोलते हुए फिर एक बार उसके गाल पर शर्म की लाली आ गई। वही विक्रम जाते जाते फिर से मुड़ कर आदित्य, आव्या और सौरभ को देखने लगा। उसे ये तो समझ आ चुका था कि आव्या आदित्य और काव्या की बेटी है, और काव्या के न होने से आदित्य की ऐसी हालत हो गई है। पता नहीं क्यों, लेकिन आदित्य को देखकर विक्रम को डर लगने लगा था। फिर एक बार नित्या के चेहरे से दूर होने का डर। विक्रम के मन में बस एक ही बात आने लगी कि चाहे कुछ भी हो जाए आदित्य और काव्या ना मिले। अगर ऐसा हुआ तो सब कोई उसे छोड़कर चले जाएंगे और वह बिल्कुल अकेला रह जाएगा। इन 18 सालों में विक्रम को काव्या के चेहरे को देखने की आदत लग चुकी थी। विक्रम ने काव्या को नित्या समझकर किस करने की भी कोशिश की थी, तब अव्यान ने उसे देख लिया था, जिस वजह से अव्यान विक्रम को कभी भी काव्या के रूम में नहीं जाने देता। विक्रम सारी चीजों को सोचते हुए परेशानी को छुपाकर विनी के पीछे चला गया। सौरभ, आव्या आदित्य को लेकर सीधे हॉस्पिटल के लिए निकल गए। इस दौरान एक पल भी आदित्य शांत से नहीं बैठा था। आव्या आदित्य को संभालने में बस लगी हुई थी और इधर उसका फोन वाइब्रेट होता जा रहा था, जिसका ध्यान आव्या को बिल्कुल नहीं था। उधर रॉनी फोन को देखकर बोला, वो तो कॉल रिसीव नहीं कर रही हैं। बोलते हुए रॉनी अव्यान को देखने लगा। दोनों इस वक्त हेलीकॉप्टर में बैठे थे। आव्या की कॉल रिसीव न करने से अव्यान ने कुछ इशारा किया।
तो रॉकी ने हाँ में सिर हिलाकर किसी को कॉल किया। वहीं दूसरी तरफ धारा कहीं गुम सी हॉस्पिटल से निकल रही थी, तभी उसके कान में न्यूज में चल रही बातें सुनाई दी। धारा सिर उठाकर टीवी की ओर देखती, न्यूज देखते ही धारा के हाथ में पकड़ी फाइल गिर जाती है। न्यूज में ध्रुवंश और सहस्त्रा की शादी की पूरी वीडियो को दिखाया जा रहा था। ध्रुवंश के बहुत करीब सहस्त्रा के होते वक्त उसकी फोटो भी दिखाई जा रही थी। ये देखते ही धारा के चेहरा पूरा पसीने आने लगता है। धारा धीरे से खुद में बुदबुदाई, वो जिंदा है। बोलते ही धारा के सामने वही सीन आने लगा जब उसे टेरेस से धक्का दिया था। जब ध्रुवंश सहस्त्रा के कान में कुछ बोल रहा था तब की तस्वीर ऐसी लग रही थी जैसे वह सहस्त्रा को गाल पर किस कर रहा है। ये सब देखकर धारा को दर्द तो हुआ, उसे ध्रुवंश की बातें याद आने लगी। स्वीट हार्ट, तुम पहली लड़की होंगी जिसे मैं किस करूंगा, पर किस भी तभी करूंगा जब तुम खुद मुझे बोलोगी। 1 साल से दोनों डेट कर रहे थे पर आज तक दोनों ने एक दूसरे को किस नहीं किया था, मतलब कभी इतने करीब आए ही नहीं थे। और धारा भी ध्रुवंश को कभी खुद के करीब नहीं आने देती। धारा न्यूज को कुछ देर तक देखी, फिर नजरें हटाकर अपने रिपोर्ट्स उठाए और वहां से जाने लगी। उसकी आंखों में हल्की नमी आ चुकी थी पर इस बार उसने उसे बहने नहीं दिया। धारा हॉस्पिटल से सीधे एक रेस्टोरेंट पहुंची जहां वह काम किया करती थी। धारा पहुंचते ही अपने ड्रेस चेंज करने के लिए जाने लगी, तभी मैनेजर ने उसे रोक लिया। मैनेजर के ऐसे रोकने से धारा ने सफाई देते हुए कहा, सर वो मैं हॉस्पिटल गई थी तो थोड़ा लेट हो गया। मैनेजर ने धारा की ओर एक लिफाफा बढ़ाते हुए कहा, आई एम सॉरी मिस धारा, लेकिन अब आपको इस जॉब से निकाला जाता है। धारा हैरान से मैनेजर को देखने लगी और एकदम से हड़बड़ाहट में बोली, लेकिन सर मेरी गलती क्या है, आप मुझे ऐसे कैसे जॉब से निकाल सकते हैं। अगर मैंने कोई गलती भी की होंगी तो मैं इसके लिए आपसे माफ़ी मांगती हूँ, आप कोई भी पनिशमेंट दीजिए। मैं धारा इतना बोलते ही रुक गई। वह मैनेजर को बहुत उम्मीद से देखने लगी। मैनेजर ने धारा के हाथ में लिफाफा थमाते हुए कहा, ये रेस्टोरेंट के मालिक का ऑर्डर है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। बोलते ही मैनेजर वहां से चला गया। धारा की तो समझ ही नहीं कि आखिर वह क्या करे। धारा अपने हाथ में पकड़ी लिफाफे खोलती है और देखती है तो उसमें एक लेटर था। लेटर को खोलकर वह जैसे ही देखती है उसके हाथ से लिफाफा छूटकर गिर जाती है। लेटर में लिखा था, गेट रेडी फॉर योर पनिशमेंट स्वीट हार्ट। धारा गिर हुए लेटर को एकटक सहमी हुई देख रही थी। काव्या के कमरे से निकलते ही सहस्त्रा को स्टडी रूम में ले गया। ध्रुवंश सहस्त्रा को बैठने का इशारा करते हुए बोला, बैठिए भाभी। सहस्त्रा कुछ पल स्टडी रूम को देखती है, फिर धीरे से आगे बढ़कर सोफे पर बैठ जाती। ध्रुवंश सहस्त्रा के चेहरे को कुछ पल देखता। सहस्त्रा को देखकर ही समझ आ रहा था कि उसके दिमाग में कितने सारे सवाल उमड़ रहे हैं। शुरुआत करने से पहले सहस्त्रा का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए ध्रुवंश ने अपना गला साफ किया, जिसकी आवाज से सहस्त्रा का ध्यान ध्रुवंश की ओर चला गया। ध्रुवंश अपने हाथ बढ़ाकर बोला, भाभी सबसे पहले तो मैं खुद को आपसे इंट्रोड्यूस करा दूं। वैसे तो दुनिया मुझे डी के नाम से जानती है, लेकिन मेरा नाम ध्रुवंश सूर्यवंशी है। उसके ऐसे बोलने से सहस्त्रा ने कुछ पल ध्रुवंश के हाथ को देखा, फिर अपना हाथ बढ़ाकर उससे हाथ मिला लिया। उसके बाद ही तुरंत अपना हाथ पीछे कर लिया। ध्रुवंश अपने हाथ को देखता, फिर थोड़ा मुस्कुराकर हाथ पीछे करके बोला, वो एक्चुअली शादी तो मेरी आपसे होनी थी लेकिन नहीं हो पाई, जिसका रीजन ये है कि जब हम लोग जा रहे थे तभी हम पर हमला हो गया। हमला सुनते ही सहस्त्रा की नजरें सीधे ध्रुवंश पर चली गईं। सहस्त्रा ध्रुवंश के आगे बोलने का इंतजार करने लगी। ध्रुवंश सोचते बोला, शायद कोई चाहता नहीं था कि मैं किंग बनूं, इसलिए सीधे मेरे सीने पर गोली चला दी, जिससे मैं शादी के मंडप पर नहीं जा पाया और ब्रो को भेज दिया, क्योंकि शादी होना बहुत जरूरी था। मेरे डैड किंग मतलब आपके नाना के चंगुल में है, मुझे उन्हें छुड़ाना है। ध्रुवंश की बात से सहस्त्रा को ऐसा लग रहा था जैसे वह बस एक सहारा है। ये सब कुछ जो हुआ बस इसलिए हुआ ताकि सहस्त्रा की मदद से ध्रुवंश या उनका परिवार अपने परिवार के सदस्य को बचा सके। एक तरह से बोला जाए तो सबने सहस्त्रा का इस्तेमाल किया। ये सोचकर सहस्त्रा के दिल में एक दर्द था। ध्रुवंश एकदम से सहस्त्रा के नीचे घुटनों के बल बैठा और उसके हाथ को पकड़कर बोला, देखिए भाभी, आप बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए कि हमने आपका इस्तेमाल किया है। आप समझ रहे हैं न मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ। बोलते ही ध्रुवंश सहस्त्रा के आंखों में देखने की कोशिश करने लगा। सहस्त्रा बस चुपचाप दूसरी ओर देखने लगी। वह तो बिल्कुल स्पीचलेस हो चुकी थी। ध्रुवंश सहस्त्रा को कोई जवाब न देता देखकर उसके हाथ को देखकर बोला, भाभी, किस्मत जो भी करती है ना किसी वजह से जरूर करती है। हमारे परिवार ने 18 सालों से दुख के अलावा कुछ नहीं देखा। मेरी मॉम दिखने में तो हमेशा खुशी दिखाती रहती है, लेकिन हमेशा
डैड के दूर होने से रोते रहती हैं। मम्मा तो पापा के बिछड़ते ही जिंदा लाश बन गई हैं। आज 18 साल में पहली बार उनका दिल धड़का है। पता नहीं क्यों, लेकिन मैं जब से आपसे मिला हूँ हमेशा अच्छा होता आ रहा है। ये सुनते ही सहस्त्रा ध्रुवंश को देखने लगी। ध्रुवंश सिर उठाकर सहस्त्रा को देखते हुए बोला, आई प्रॉमिस मैं आपके साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। और रही बात इस शादी की, तो एक बात मैं बता दूं कि ब्रो दूसरे लोगों से अटैचमेंट नहीं रखते हैं, तो शायद ऐसा हो सकता है कि वो आपके साथ एक कमरे में न रहे। चाहे शादी जैसे भी हुई हो, लेकिन ब्रो ने आपको पूरे वचनों के साथ वाइफ बनाया है। इस रिश्ते को थोड़ा वक्त दीजिए, या तो आप इस रिश्ते को तोड़ भी सकती है, ये आपका ही फैसला होगा। इतना बोलते ही ध्रुवंश रुककर सहस्त्रा से दूर हो गया। सहस्त्रा अब सोच में पड़ जाती हैं। सहस्त्रा को अच्छे से सोचने का मौका देने के लिए ध्रुवंश वहां से जाने लगता है। तभी उसे सहस्त्रा की आवाज आती है। सुनिए। आवाज सुनते ही ध्रुवंश के पैर एकाएक रुक गए। ध्रुवंश पीछे मुड़ा तो देखा सहस्त्रा किसी चीज को पूछना चाह रही थी, लेकिन पूछ नहीं रही थी। सब हस्त्रा रुक कर बोली, जी वो मैं ये पूछना चाह रही थी कि वो क्या वो बोल, मेरा मतलब है कि आपके भाई बोल नहीं सकते। सहस्त्रा का सवाल सुन ध्रुवंश से बिल्कुल भी हंसी कंट्रोल नहीं हुआ और वह हंसने लगता है। सहस्त्रा ध्रुवंश को यूं हंसता देखकर अनकंफर्टेबल सी हो जाती है। ध्रुवंश हंसी का कंट्रोल करते हुए बोला, सॉरी भाभी, सॉरी वो मैं। इतना बोलते ही वह फिर से हंसने लगा। सहस्त्रा को तो अब अपने सवाल करने पर पछतावा और गुस्सा आने लगा। उसने अपने ऐसे सवाल से खुद का मजाक बना लिया था। कुछ देर बाद ध्रुवंश की हंसी रुकी और वह बोला, ऐसा नहीं है भाभी, ब्रो की जुबान भी बिल्कुल सही है। वो बोल सकते हैं, लेकिन उनका मुंह खुलवाना इतना आसान नहीं है। वो जरूरत से भी कम बोलते हैं। बोलते ही ध्रुवंश सहस्त्रा को देख मुस्कुराते हुए चला गया। सहस्त्रा उसके बातों को सोचकर खुद में धीरे से बोली, जरूरत से भी कम बोलते हैं। कुछ देर तक सहस्त्रा अव्यान के बारे में सोचते हुए ही वहीं बैठी रही, फिर उठकर अपने कमरे की ओर बढ़ गई। सहस्त्रा सोच में डूबी हुई ही वॉशरूम के अंदर गई और वॉश बेसिन के सामने खड़ी होकर अपने आप को देखते हुए धीरे से बोली, क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई बिना बात किए रह सके। बोलते ही सहस्त्रा अपना चेहरा पानी से धोती है। सहस्त्रा चेहरा धोकर टॉवल से पोंछती है, तभी उसे कुछ एहसास होता है। सहस्त्रा पीछे मुड़कर देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अव्यान इस वक्त शॉवर के नीचे बस एक टॉवल में आंखें बंद करके खड़ा था। हालांकि कांच की दीवार लगी थी, पर फिर भी अव्यान का परफेक्ट बॉडी दिख रहा था। अव्यान इस वक्त बहुत ज्यादा हॉट लग रहा था। सहस्त्रा अव्यान को ऐसा देख तुरंत मुड़ गई और जल्दी से वॉशरूम से बाहर निकल गई। सहस्त्रा कमरे में पहुंचते ही एक गहरी सांस लेती है। वह अपना हाथ बढ़ाए अपने दिल पर रखती है। इस वक्त उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वहीं अव्यान के आंखों के सामने इस वक्त बस आव्या का चेहरा था। आव्या के चेहरे पर वह इतना ज्यादा गुम था कि उसे तो ये भी पता न चला कि कोई अंदर आया था और उसे ऐसे देखकर चला गया। अव्यान काफी देर तक तो वहीं खड़ा रहा, फिर एक टॉवल लेकर बदलता है और वॉशरूम से बाहर निकल जाता। सहस्त्रा बेड पर बेचैनी सी बैठी थी। उसके सामने तो बार बार वॉशरूम वाला सीन दिख रहा है। अव्यान कबर्ड के सामने खड़ा होकर अपने पहनने के लिए कपड़े ढूंढने लगा। वो वहीं कबर्ड के खुलने की आवाज से ही सहस्त्रा का ध्यान अव्यान की ओर चला गया। अव्यान को फिर एक बार टॉवल में देखकर उसने न जाने क्यों लेकिन शर्म से नजरें झुका ली। अव्यान अपने कपड़े बाहर निकाला, तभी उसका ध्यान सहस्त्रा के बैंक पर पड़ा। अव्यान को पहले तो समझ न आया, लेकिन जैसे ही उसे याद आया तो उसने मुड़कर बैग की ओर देखा। अव्यान की नज़र जैसे ही सहस्त्रा पर पड़ी, एक पल के लिए तो उसकी नज़र वहीं ठहर गई। सहस्त्रा को भी जब अव्यान की नज़र की तपिश हुई तो उसने भी सिर उठा लिया। दोनों की ही नज़रें आपस में मिल सी गईं। सहस्त्रा का गोरा बदन उस लाल साड़ी में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था और उसके शादी के बाद का निखार। वैसे भी सहस्त्रा ऐसी फूल थी जो अभी अभी खिली थी, उसकी जवानी की अभी तो शुरुआत थी। दोनों के नज़रें मिलने में एक अलग ही एहसास था। जब दोनों में से किसी ने नजरें न झुकाई तो एक हवा के झोंके ने आकर एकदम से सहस्त्रा के चूड़ियां की छनकार आवाज कर गई, जिस वजह से दोनों की नजरें एक दूसरे से हटी। सहस्त्रा फर्श को देखने लगी तो वही अव्यान चेंजिंग रूम की ओर चला गया। हॉस्पिटल पर डॉक्टर से बात करने के बाद आव्या उसके केबिन से निकली और एक कमरे में चली गई जहां आदित्य खुद को पूरी छुड़ाने की कोशिश कर रहा था और सौरभ ने उसे कसकर पकड़ा हुआ था। आव्या आगे बढ़ी तो आदित्य तुरंत आव्या का हाथ पकड़ हल्का खींचकर बोला, वाइफी। आदित्य के चेहरे पर यह लेते हुए एक मासूमियत झलक रही थी जो जब कोई छोटा बच्चा लॉलीपॉप की मांग करता है तब होता है। आदित्य की आंखें हल्की नम भी थीं। आव्या आदित्य को ऐसा देखकर उसके गले लगकर बोली,
हम मम्मा के पास जाएंगे डेडा, बस कुछ दिन और फिर मम्मा के पास जाएंगे। आदित्य शांति से आव्या की पीठ पर हाथ रख लिया। कुछ देर बाद आव्या खाना लाने का बोल कमरे से निकल गई। आव्या लिफ्ट पर सीधे ग्राउंड फ्लोर का बटन दबा दिया। जैसे ही लिफ्ट बंद हुई आव्या के कान में डॉक्टर की बात गूंजी, देखिए मिस आव्या, अगर हमें पेशेंट को ठीक करना है तो उसके उस मेमोरी को डिलीट करना होगा जो जिसके लिए तड़प रहे हैं, उसके हर एक या दो को मिटाना होगा, और ये करने के बाद भी अगर पेशेंट को वो याद रही तो पेशेंट की जान जा सकती है। ये सुनते ही आव्या के आंसू गालों से नीचे गिर गई। वह आदित्य को खोने के बारे में कभी सोच नहीं सकती थी, जिससे उसे बिल्कुल भी रहा ना गया और वह लिफ्ट के अंदर जोर जोर से रोने लगी। आव्या को आज बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। वह रोते हुए बोली, क्यों मम्मा, आप डैडा को ऐसे छोड़कर क्यों चले गई? मुझसे अब ये सब सहन नहीं हो रहा है। आव्या रोते रोते ही लिफ्ट से सटकर बैठ गई। उसका रोना अब तक जारी रहा। Ch20 मुलाकात की शुरुआत। धारा इस वक्त अपने घर के सामने खड़ी अपने टूटते हुए घर को देख रही। घर बुलडोजर से कुचला जा रहा था। उसके माँ बाबा की मेहनत से बनाई गई घर जो उसकी एकलौती निशानी थी, आज वह घर भी उससे छीन लिया गया। अपनी माँ बाबा के एकलौते घर को खोता देख धारा के आंखों में दर्द सा फर दिख रहा था। भले वह घर टूटा फूटा था, लेकिन इसके बावजूद भी वहां बहुत ही यादें थी जो धारा के लिए बहुत बहुमूल्य थी। धारा ने अपनी पलकें बंद की। पलकें बंद होते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ध्रुवंश कार में बैठा धारा के रिफ्लेक्शन उसके दर्द को देख रहा था। धारा का दर्द देखना ध्रुवंश का लिए तकलीफ से भरा था, लेकिन उससे भी बड़ी उसके लिए श्रेष्ठा का दर्द था, जिसे धारा की वजह से श्रेष्ठा को 1 साल तक सहना पड़ा था। ध्रुवंश को बस श्रेष्ठा के दर्द का बदला लेना था, जिसकी शुरुआत उसने कर दी थी। ध्रुवंश धारा को देखते हुए कॉल करके कुछ इंस्ट्रक्शन देता है। धारा जब आंखें खोलती तो सामने देखकर दौड़ते हुए आगे चले जाती है। सामने उसके माँ बाबा की तस्वीरें और उसके साथ उसके भाई की भी फोटो थी, और बहुत से सामान थे जो कुछ लोग पेट्रोल छिड़क कर जलाने वाले थे। धारा आगे आकर उस आदमी के पैर पकड़कर रोते हुए बोली, प्लीज नहीं, प्लीज ऐसा मत करो। ध्रुवंश जैसे ही धारा को किसी का पैर पकड़ा देखता है, उसके गुस्से से मुट्ठी भींच जाती है। वह तुरंत उसे कॉल करता। उधर ध्रुवंश का आदमी ध्रुवंश की सर्द भरी आवाज सुनकर तुरंत धारा को खुद से दूर करता। धारा रोते हुए फोटो को बचाने का बड़ी ही कोशिश करते हुए कवर करने लगी। तभी कुछ लड़की आकर उसे पकड़ लेते। एक आदमी माचिस जलाकर उस फोटो पर आग लगा देता। आग देखते ही धारा उन सबको धक्का देकर सारे फोटो को बचाने की कोशिश करती। आग की लपटें बहुत तेजी से ऊपर उठ रही थी। धारा किसी तरह से एक फोटो को बचा लेती। इस दौरान उसका हाथ काफी हद तक जल जाता। धारा फोटो को अपने सीने से लगाकर जलती हुई आग को देखने लग गई। अब तो जैसे उसने पूरा होश खो दिया हो। आसपास के लोग धारा की हालत देख बस आपस में बातें कर रहे थे और उसे ही इन सब चीजों की जिम्मेदार ठहरा रहे थे। कुछ औरतें धारा को मनहूस बोलकर अपनी पूरे परिवार को मार देने का इल्जाम लगा रही थी, तो कोई अब हो रही चीजों को देखकर उसे ये बोल रही थी कि कैसी लड़की है, अपने माँ बाप को तो पहले खा गई, उसके बाद उसका भाई, और अब उसके माँ बाप की बनाई गए घर को भी नहीं छोड़ा इसने। धारा के कान में बस ये सारी बातें चलती जा रही, क्योंकि ये बस आज की ही बात न थी। वह ये सारी बातें बहुत पहले से सुनती आ रही थी। उस वक्त भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। धारा रोड पर बेसुध सी बैठी हुई जलती हुई आग को बस देखे जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने माँ बाप की जलती चिता को देख रही हो। बहुत देर तक आग जलती रही। धारा के आंसू अब तक सूख चुके थे। आग अब राख में तब्दील हो गई और आसपास के लोग भी अपने घर की ओर चले गए, पर धारा उसी हालत में वहां बैठी रही। ध्रुवंश कार से उतरकर चलते हुए धारा के पास पहुंच गया। उसने एक नज़र धारा को देखा, फिर उस राख को देखने के बाद वह आगे बढ़कर झुका और धारा को गोद में उठा लिया। धारा अब तक अपने होश में ना थी। वह एकटक बस सामने की ओर ही देख रही थी। ध्रुवंश धारा को लेकर अब कार में बैठ गया। उसने धारा को अपने गोद में ही बैठाए रखा। कुछ देर बाद ध्रुवंश की कार एक बड़े से फार्म हाउस पर रुकी जो ध्रुवंश की ही थी। ध्रुवंश धारा को गोद में लिए एक कमरे की ओर बढ़ गया। कमरे में पहुंचते ही वह उसे वॉशरूम में ले गया। बाथटब में पहले से पानी भरा हुआ था और उसमें आइस के टुकड़े दिख रहे थे। ध्रुवंश सीधे ले जाकर धारा को बाथटब में छोड़ दिया। उसके छोड़ते ही धारा बाथटब में गिरी और उसका सिर बाथटब से टकरा गया, जिसकी वजह से उसके मुंह से आह निकल गई। हाथ जला हुआ होने की वजह से बर्फ के पानी में और भी ज्यादा जलने लगा। धारा नम आंखों से ध्रुवंश को देखने लगी। ध्रुवंश सर्द नजरों से धारा को देख रहा था। धारा के देखते ही ध्रुवंश ने अपने पैर बाथटब के ऊपर रखी और धारा के चेहरे पर झुकते हुए गाने लगा। ऐसा जख्म दिया है जो ना फिर भरेगा, हर हसीन चेहरे से अब ये दिल डरेगा।
हम तो जान देकर यूं ही मर मिटे थे। सुन लो ए हसीनो, ये हमसे अब ना होगा, ऐसा जख्म दिया है। गाना सुनते ही धारा की आंखें भर आई, उसने अपनी नजरें झुका ली। ध्रुवंश धारा की चिन पकड़कर उसके आंखों में देखते हुए कहा, मोहब्बत के जाल में फंसा दिया तो दिया, और बाद में धोखा भी ऐसा दिया कि मोहब्बत से विश्वास ही उठ गया। बोलते ही ध्रुवंश के आंखों में एक नफरत सी देखने लगी। धारा ध्रुवंश के आंखों में देखे जा रही थी। ध्रुवंश को अचानक क्या हुआ, उसने जोर धारा के जबड़े को पकड़ लिया। धारा चुपचाप उसे देखती रहती। ध्रुवंश उसके आंखों में देखकर बोला, अब तक तो मैंने सिर्फ ध्रुवंश सूर्यवंशी का प्यार देखा, लेकिन अब नफरत देखोगी। बोलते हुए ध्रुवंश कुछ पल धारा के आंखों में देखता रहा, फिर एक झटके से छोड़ दिया। ध्रुवंश अब वहां से जाने लगा तो धारा बिना भाव के ध्रुवंश को जाता हुआ देखती रही। ध्रुवंश बाहर जाकर वॉशरूम को लॉक करके चला गया। धारा उसके जाते ही अपने परिवार की फोटो जो उसने अब तक पकड़ी थी उसे देखने लगी और फिर उसे अपने सीने से लगा लिया। होटल रूथ सोफे पर बैठा हुआ फोन पर कुछ कर रहा है। उसके सामने उसका वही बॉडीगार्ड धीर खड़ा है जो हमेशा उसके साथ रहता। रूथ फोन को बंद करके धीर से बोला, गो एंड कॉल हर। धीर यह सुनकर मन ही मन बोला, बोल तो ऐसे रहे हैं जैसे वो बॉस की गर्लफ्रेंड हो और बुलाते ही आ जाएंगी। अब मैं ऐसे कैसे मैम को बुलाकर लाऊं? सोचते हुए धीर की नजर रूथ पर गई जो उसे ही घूर रहा था। उसके ऐसे घूरने से धीर हड़बड़ा सा गया। धीर हड़बड़ाते हुए जल्दी जल्दी में बोला, लेकिन बॉस मैम बिना रीजन के क्यों आएंगी? मतलब अगर उन्होंने मुझे पूछ लिया कि। धीर के इतना बोलते ही कांच टूटने की आवाज आई। धीर जो बोल ही रहा था वह रूथ को देख हड़बड़ाहट में बॉस कहते हुए आगे बढ़ने को होता उससे पहले रुद्र उसे अपना हाथ दिखाकर रोक लेता। रुद्र धीर को देखते हुए बोला, रीजन चाहिए न। इतना बोलते ही वह अपने सामने पड़ी वाइन की बोतल को अपने सिर पर मरता। ये दूसरी बोतल थी जिसे रुद्र ने अपनी सिर पर फोड़ा था। दोनों बोतल मारने से रुद्र के सिर से खून बहते हुए चेहरे पर बहने लगे। धीर ये देखकर घबरा सा गया। धीर को अब तक खड़ा देख रुद्र अपना सिर टेढ़ा किए उसे देखने लगा। रुद्र का ऐसे देखने से धीर घबराकर कदम पीछे करते हुए भागता हुआ चला गया। उसी होटल रूम के एक कमरे में आव्या, सौरभ और आदित्य रुके हुए हैं। रात भर ना सोने की वजह से सभी इस वक्त सो रहे थे। आदित्य को दवाई देकर सुला दिया गया था। इस वक्त शाम के 6 बजे थे। कमरे का बेल बजा तो कोई ना उठा। दूसरा, तीसरा और चौथा बेल बजते ही आव्या की नींद टूट गई। वह नींद भरी आंखों से कसमसाते हुए बेड से उठी और कमरे का दरवाजा खोल बोली, हमें कुछ नहीं चाहिए। उसे लगा शायद होटल के स्टाफ होंगे। उसने अब तक आंखें पूरी खोली नहीं थी। तभी धीर जो बाहर खड़ा था सरप्राइज होने का नाटक करते हुए बोला, व्हाट कोइंसाइड एंस मैम, आप यहाँ। आवाज सुनकर आव्या अपने आंखों को हाथ से मलती फिर आंखें खोल देखती। धीर को देखते ही आव्या की आंखें छोटी हो गईं। वह उसे आंखें छोटी करके घूरने लगी। आव्या के ऐसे घूरने से धीर मन ही मन बोला, पिछले जन्म में मैंने जरूर कोई पाप किए होंगे इसलिए ऐसा कुछ फेस करना पड़ रहा है। अल्पविराम, आव्या शक करते हुए बोली, सच में कोइंसिडेंस है या तुम लोग मेरा पीछा कर रहे हो? धीर ने जल्दी से नमे सिर हिला दिया। हालांकि आव्या को बिल्कुल यकीन न हुआ। आव्या अपने दोनों हाथ बांधे बोली, क्या चाहिए? धीर ने बहुत सोच समझकर अपने जवाब को देने के लिए कुछ पल रुका फिर बोला, मैम वो बॉस कुछ ढूंढ रहे थे तो 2 बोतल ऊपर रखी हुई थी, वह सीधे बॉस के सिर पर जा गिरी। डॉक्टर के बारे में पूछा तो होटल वालों ने ये कमरा दिखा दिया। आव्या सोचते हुए बोली, लेकिन होटल वालों को कैसे पता कि मैं डॉक्टर हूँ? ये सुनते ही धीर की हवा टाइट हो गई। उसने इतना सोच समझकर ये बहाना बनाया और उस पर भी एक सवाल उठ गया। आव्या फिर एक बार धीर को शक की निगाहों से देखने लगी। आव्या कोई दूसरा सवाल करती उससे पहले ही धीर बहुत ज्यादा घबराया और रिक्वेस्ट करता हुआ बोला, प्लीज मैम, बॉस के सिर से बहुत खून बह रहा है, प्लीज उन्हें बचा लीजिए। आव्या ने भी इस बार कोई सवाल न किया और धीर को चलने का इशारा करके उसके पीछे जाने लगी। कमरे में पहुंचते ही आव्या की नज़र सोफे पर बैठे रुद्र पर पड़ी जिसके चेहरे पर खून भर चुका था और वह आंखें बंद करके सोफे पर लीन होकर बैठा था। आव्या खून को देखकर जल्दी से आगे बढ़कर उसके साथ सोफे पर बैठ गई और धीर को देखते हुए बोली, फर्स्ट एड बॉक्स लाओ जल्दी। धीर जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आया। आव्या कॉटन निकालकर रुद्र के चेहरे से खून पोंछते हुए बोली, इतने सारे बॉडीगार्ड रखे हैं लेकिन इसके बाद भी ये हाल है, कभी सीने पर चक्कू तो कभी सिर पर बोतल। बोलते हुए आव्या बहुत ध्यान से रुद्र के खून को पोंछने लगी। आव्या के छुवन को महसूस करते ही रुद्र अपनी आंखें खोल आव्या को देखने लगा जिसका पूरा ध्यान अपने काम पर था। आव्या एक घुटना सोफे पर टिकाए खड़ी होकर रुद्र के ऊपर झुकी हुई थी। आव्या ने इस वक्त प्लाजो के साथ एक पिंक कलर की कुर्ती पहनी थी।
रुद्र जुनूनियत से भरी नजरों से एकटक आव्या के चेहरे को देख रहा था। आव्या सिर पर खून को साफ करके चोटों पर डेटॉल लगाकर पट्टी करने लगी। पट्टी करने के बाद आव्या उठी और जाने लगी। उसे जाते देख रुद्र का चेहरा एकदम से सर्द हो गया। रुद्र ने बोतल की गिरी कांच उठाए और अपने हाथ को काट लिया। धीर ये देखकर जाती हुई आव्या को देखकर जल्दी से बोला, मैम बॉस के हाथ पर भी चोट लगी है। आव्या के बढ़ते कदम एकदम से रुक गए। वह रुककर पीछे मुड़ी और रुद्र को देखा। रुद्र के हाथ से टप टप खून गिरते हुए कांच की टेबल पर गिर रही थी। आव्या अब फिर से रुद्र के पास गई और बैठकर फिर से अपना काम करने लगी। आव्या का पूरा ध्यान उसके घाव को देखने में था। रुद्र आव्या के गर्दन को सूंघने लगा जिसका पता आव्या को बिल्कुल न था। आव्या की खुशबू में रुद्र मदहोश होने लगा। आव्या पट्टी करके रुद्र को देखी जो उसके चेहरे के बहुत करीब था। आव्या रुद्र के आंखों में देखने लगी। रुद्र भी आव्या के आंखों में देखने लगा। कुछ पल तो दोनों ही एक दूसरे के आंखों में देखने लगे। फिर आव्या रुद्र से दूर हो गई। आव्या धीर को देखते हुए कुछ कहने ही वाली होती तभी रुद्र बोला, आई एम नॉट अ डेफ, सो तुम मुझे बोलो, बिकॉज आई एम योर पेशेंट एंड। और ठीक। रुद्र की बात सुन आव्या की नजर खुद ब खुद उस पर चले गई। आव्या फेक स्माइल करते हुए बोली, ओ रियली, मुझे तो लगा था तुम बहरे के साथ गूंगा भी हो। आव्या ने बोला ही था कि धीर की हंसी कंट्रोल करने की आवाज आई। रुद्र उसे घूरने लगा तो धीर ने सिर झुका लिया। आव्या रुद्र को देखते हुए बोली, अगर पेन हुआ तो दवाई ले लेना और हाँ, मेरे जाने के बाद अपने इस बॉडीगार्ड को पेन मत देना। रुद्र का चेहरा एकदम से डार्क होने लगा। वह सिर टेढ़ा करके आव्या को देखते हुए बोला, नॉट अगेन, तुम मुझे दूसरी बार ऑर्डर दे रही हो। अगली बार ये गलती मत करना, अदरवाइज आई किल यू। आव्या अपने दोनों हाथ बांधे बोली, यू किल मी। बोलते ही आव्या रुद्र को देखने लगी जो अब आंखें बंद करके अपने गर्दन पर हाथ फेर रहा था, या यूं कहे अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था। इस औरत से धीर के भी डर से रोंगटे खड़े हो जाते। आव्या अपने हाथ को नीचे करके बोली, ओ देन गुड बाय। बोलते ही आव्या वहां से जाने लगी। आव्या चलते चलते धीर के पास रुकी। एक नजर पीछे मुड़कर रुद्र को देखती, फिर धीर को देखते हुए बोली, आइंदा से मुझे मत बुलाना अपने इस पागल बॉस के लिए। धीर डर से रुद्र को देखने लगा जो एकदम शांत से आव्या के गुस्से को देख रहा था। आव्या बाहर निकल दरवाजे को और से बंद करके चले गई। आव्या खुद में बड़बड़ाते हुए बोली, खुद को समझता क्या है, उल्लू का पट्टा, गधे का बच्चा, बंदर की पूंछ, मुझे मारने की धमकी देता है। अगली बार देखा न सीधे मैं उसका पत्थर से सिर फोड़ दूंगी। ऐसे ही आव्या बड़बड़ाते हुए कमरे में चले गई। कमरे में पहुंचते ही उसकी नजर सौरभ पर गई जो कॉफी बना रहा था। आव्या उबासी लेते हुए बोली, चाचू मेरे लिए भी एक कप कॉफी। बोलते ही आव्या सोफे पर पेट के बल लेटकर आंखें बंद कर ली। सौरभ एक और कप निकाले सवाल किया, कहाँ गई थी प्रिंसेस? आव्या आंखें बंद करके ही नींद भरी आवाज में बोली, एक पागल को दोहरा पड़ गया था तो उसे ही देखने गई थी। बोलते ही आव्या फिर एक बार उबासी लेती। सौरभ को आव्या के बोलने का मतलब बिल्कुल समझ न आया तो वह पूछने ही वाला होता कि डोरबेल बजी। सौरभ डोर को देखते हुए बोला, प्रिंसेस देखो तो कौन है। आव्या नींद में सुबकते हुए उठकर बोली, कोई शांति से सोने भी नहीं देता। आव्या आंखें मलते हुए आगे बढ़ी और दरवाजा खोलती है। दरवाजा खुलते ही आव्या सामने देखती है जहां अव्यान रोनी के साथ कुछ बॉडीगार्ड खड़े थे। अव्यान तो आव्या को देखते ही उसे एकटक उसे देखने लगा। वहीं आव्या अव्यान को पहचानने की कोशिश करने लगी। हालांकि उसे अव्यान का चेहरा देखकर थोड़ा बहुत समझ आ रहा था कि वह कौन है। इस वजह से उसका दिल भी तेजी से धड़कने लगा, ये पहचानने की कोशिश करते हुए कि उसके सामने जो खड़ा है वह उसका जुड़वा भाई है जिसके साथ वह पूरे 9 महीने तक एक ही कोख में रही। लेकिन हालातों की वजह से उसने इस चीज को नकारते हुए खुद को नॉर्मल करते हुए अव्यान से सवाल किया, हाँ बोलिए, कौन चाहिए? आव्या का सवाल सुन रोनी जो अब तक आव्या को देख रहा था वह अब अव्यान को देखने लगा। अव्यान एकदम नॉर्मल था, उसे भी ये पहले से पता था कि आव्या ऐसा ही कुछ कहेंगी। अव्यान ने अपने पॉकेट से कुछ निकाला और आव्या के सामने कर दिया। आव्या ने जैसे ही अव्यान के हाथों में वह देखा उसके आंखों में आंसू ठहर न सके। आव्या उसके हाथ से उसे लेकर पलटकर देखने लगी। उसके आंसू अब लगातार उसके गालों से बहने लगे। आव्या सिर उठाकर अव्यान को देखी जो अब भी आव्या को बहुत शिद्दत से देख रहा था। आव्या के सामने आज वही 18 साल पहले से लेकर आज तक के सारे मंजर दिखने लगे। आव्या अब खुद को बिल्कुल भी न संभल सकी और सीधे अव्यान से लिपटकर रोने लगी। आव्या के दोनों पैर अव्यान की कमर पर लिपटे थे और उसके दोनों हाथ गर्दन पर लिपटे हुए थे। वहीं अव्यान ने भी तुरंत आव्या को पकड़ लिया और एकदम कसकर गले लगा लिया। अव्यान अब भी बिल्कुल शांत था लेकिन उसके अंदर पता नहीं कितने ही इमोशन उभर कर आ रहे थे।